जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं शब्द शक्तियां और गुण दोष से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आचार्य भामह और मम्मट ने कितने गुण बताए हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ए पर है 3, बी पर दिया गया है 8, सी पर है 20 और डी विकल्प दिया गया है 10। साथियों, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। यानी आचार्य भामह और मम्मट ने 3 गुण बताए हैं। वो कौन कौन से हैं साथियों? वो है माधुर्य, ओज और प्रसाद। यही ज्यादातर विद्वानों ने माना है। अगर हम बात करें बी विकल्प की, जहां पर बताए गए हैं 8, तो ये है जयदेव के अनुसार, यानी जयदेव ने 8 गुण बताए हैं। सी पर जो 20 दिया गया है, यह दंडी के अनुसार है, अर्थात दंडी ने 20 गुण माने हैं। और डी पर जो 10 दिया गया है, यह है वामन के अनुसार। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये उक्तियां जो होती हैं हर एक कवि के साथ में लगभग में लगी हुई होती हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर अर्थ गौरव किसके लिए लगाया जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है। यहाँ ए विकल्प दिया गया है कालिदास, बी दिया गया है दंडी, सी पर दिया गया है भारवी और डी पर दिया गया है माघ। तो ज्यादातर साथी इसके बारे में जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते तो हम बताते हैं कि अर्थ गौरव के लिए भारवी जी प्रसिद्ध हैं। यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। तो इनके साथ में संस्कृत में एक पंक्ति जोड़ी जाती है, भारवेर अर्थ गौरवम, यानी भारवी का अर्थ गौरव। तो इसी प्रकार से ए विकल्प पर कालिदास का नाम आया है। कालिदास के साथ में एक उक्ति जोड़ी जाती है, उपमा कालिदास से, यानी कालिदास की जो उपमा शैली है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बी पर दिया गया है दंडी का नाम, तो दंडी प्रसिद्ध है दोस्तों पद लालित्य के लिए। तो इनके लिए लाइन जोड़ी जाती है, दंडिनः पद लालित्यम। यहाँ पर बाकी बच रहा है डी विकल्प, जो माघ का नाम दिया गया है। अभी तक आपने जो 3 देखे हैं, ये तीनों गुण माघ के साथ में लग जाते हैं, अर्थात ये तीनों गुण माघ में मिलते हैं। इसलिए माघ को प्रसिद्धि के रूप में एक पंक्ति मिली है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, यानी माघ में तीनों गुण हैं। तो इस प्रकार से आपने चारों कवियों, चारों रचनाकारों के नाम देखे, उनके प्रसिद्धि को देखा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। रसापकर्षकः दोषाः किसने कहा है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है रुइया को, बी पर दिया गया है वामन, सी पर है भरत मुनि और डी पर दिया गया है विश्वनाथ। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी रसापकर्षकः दोषाः ऐसा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। चौथा प्रश्न है, श्लेष अलंकार में होती है। तो श्लेष अलंकार में कौन सी होती है? शब्द शक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे। ए विकल्प दिया गया है अभिधा, बी पर है लक्षणा, सी पर दिया गया है व्यंजना और डी पर है तात्पर्य। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि श्लेष अलंकार सीधा अर्थ नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसके साथ में सी विकल्प जुड़ जाएगा, यानी श्लेष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पांचवा प्रश्न है, रूपक अतिशयोक्ति में लक्षणा होती है। तो लक्षणा का कौन सा भेद होता है, ये आपको बताना है। ए विकल्प दिया गया है साध्योसाना, बी पर है सारोपा, सी पर दिया गया है उपादान और डी पर दिया गया है शुद्धा। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी रूपक अतिशयोक्ति में साध्योसाना लक्षणा होती है। अगर लक्षणा ये जो साध्योसाना आई है, इसके बारे में बात करें तो लक्षणा के प्रमुख 6 भेद होते हैं, जिनमें इस साध्योसाना का भी नाम आता है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में माना है? ए विकल्प दिया गया है शोभा कारक धर्म, बी है मूल तत्व, सी पर दिया गया है शब्दार्थ और डी पर दिया गया है ये सभी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को शब्दार्थ के रूप में माना है। सातवां प्रश्न है, यहाँ पर एक चौपाई दी जा रही है, इसके बारे में काव्य दोष बताना है। जैसा कि चौपाई है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो यहाँ पर काव्य दोष कौन सा है, ये आपको बताना है।
विकल्प दिए गए हैं श्रुति कटुत्व, बी है च्युत संस्कृति, सी पर दिया गया है ग्राम्यत्व और डी पर दिया गया है पुनरुक्ति। वैसे तो यहाँ पर डी तो पहले से ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं आया जो दोबारा आया हो। तो हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि यहाँ पर भी विकल्प सही होगा, यानी यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। अगर हम बात करें ये च्युत संस्कृत दोष कैसा होता है, कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर साथियों किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल यानी व्याकरण के उल्टे होता है, वहाँ पर च्युत संस्कृति का विदोष होता है। साथियों यह जो च्युत संस्कृति दोष है यह शब्द दोष है। 8वां प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों में होती है, तो उसमें क्या होती है, कौन सी शब्द शक्ति होती है। ए विकल्प दिया गया है अभिधा, बी पर है लक्षणा, सी पर दिया गया है व्यंजना और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगर हम बात करें लक्षणा की तो इसके दो भेद मुख्यतः माने गए हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती। रीत के कितने भेद हैं इससे आपको बताना है, तो ए विकल्प दिया गया है 4, बी पर है 2, सी पर दिया गया है 3 और डी पर दिया गया है 5। तो रीत मतलब परंपरा होता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित शब्द यह है रीति, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर साथियों सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी रीति के 3 भेद माने गए हैं, वो है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अगला प्रश्न है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है कड़वक, बी पर है पद्धरी, सी पर दिया गया है रास और डी पर दिया गया है दोहा। जैसा कि ज़्यादातर साथी यहाँ पर जो नहीं जानते हैं वे भटक सकते हैं कि यहाँ कहीं जो शुरुआत के 3 विकल्प हैं वो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद दोहा है। 11वां प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई है, यानी इनके अनुसार कितने प्रकार के काव्य दोष मिलते हैं। तो ए विकल्प दिया गया है 6, बी पर दिया गया है 9, सी पर है 11 और डी पर दिया गया है 10। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष होते हैं। 12वां प्रश्न कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी थामना, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है ये आपको बताना है। तो ए विकल्प है तात्पर्य, बी पर है अभिधा, सी पर दिया गया है लक्षणा और डी पर दिया गया है व्यंजना। तो यहाँ पर साथियों सीधा अर्थ नहीं लिया जाएगा, तो बन जाएगी यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को कहते हैं। तो जो भावनाओं को उत्साहित करने वाला गुण होता है वो कौन सा होता है, यहाँ आपको बताना है। ए विकल्प दिया गया है माधुर्य, बी पर है ओज, सी पर दिया गया है प्रसाद और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा सही, क्योंकि ये ऐसा गुण होता है जो भावनाओं को ज़्यादा बढ़ाता है, भावनाओं को ज़्यादा जगाता है, यानी ज़्यादा उत्साहित करता है। अगर हम ओज गुण की बात करें तो जहाँ कहीं दोस्तों ट वर्ग के वर्ण युक्त शब्द आते हों वहाँ पर पहचान होती है कि ओज गुण होता है। अगर रसों की बात करें तो जहाँ कहीं भी वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स रस मिल जाए वहाँ पर क्लियर होता है कि ओज गुण होगा। अगला प्रश्न है चिरजीवो जोरी जुरय क्यों न सन्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। ए विकल्प दिया गया है शाब्दी व्यंजना, बी पर है आर्थी व्यंजना, सी पर दिया गया है रूढ़ि लक्षणा और डी पर दिया गया है प्रयोजनवती लक्षणा। यहाँ पर साथियों इस छंद में ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें शाब्दी व्यंजना है। अगर हम बात करें शाब्दी व्यंजना की तो दोस्तों जहाँ किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही व्यंग्यार्थ निर्भर करता है तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होता है। दोस्तों इसकी पहचान होती है कि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची अन्य शब्द रख देने से व्यंजना का लोप हो जाता है, तो ऐसी होती है शाब्दी व्यंजना।
आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ए है व्यंजना, बी पर है लक्षणा, सी पर दिया गया अभिधा और डी पर दिया गया है तात्पर्य। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध के लिए अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, तो इसे आप समझिए। देखिए, रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन जब उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो निरर्थक हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं। जैसे जल है, जल के अगर दोनों अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए तो कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे जब कहा जाए, तब कहा जाए, इनके अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक की बात करें तो वे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, तो वे शब्द यौगिक होते हैं। योग मतलब होता है योग करना, यानी जोड़ देना। जैसे स्वदेश है तो इसमें स्व मतलब अपना होता है, देश मतलब आप जानते हैं कंट्री। तो यहाँ पर दोनों शब्द सार्थक होते हैं। अंतिम है योग रूढ़ की बात करें तो वे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों। जैसे दूसरे अर्थ में समझें कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें, तो वे हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, लंबोदर शब्द। तो लंबा भी शब्द और उदर शब्द, ये दोनों सार्थक शब्द हैं, लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं तो एक विशेष अर्थ अर्थात गणेश जी को संबोधित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने यहाँ पर 15 प्रश्न क्लियर किए। उसके साथ साथ में जो और भी प्रश्न बनने वाले थे उन्हें भी देखा गया। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।